ना तो मैं उसको दूसरे टाइम कराती थी थोड़ा समझाने के लिए। बंगाली लोग को अलग तरीके से समझाना पड़ता है, जैसे थोड़ा बंगाली मीनिंग वगैरह भी लिखना पड़ता है ना। तो मैं नंबर चेंज की तो मैसेज नहीं की हूँ। तो देखती हूँ, तो अभी तो मैं अलग क्लास नहीं करा पाऊंगी इतना। 2 क्लास दे रही तुम लोग को, फिर अलग से ऐसे भी वो फॉर्म भरा नहीं, तो बोलूंगी नेक्स्ट टाइम से करने। हाँ, ये भी सही है। टीना मैसेज कर रही है, 1 मिनट उसको थोड़ा रिप्लाई कर दे। 1 सेकंड फ्री होना तो बताना, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। मेरी फ्रेंड है, बोली फ्री होना तो कॉल करना, तो लिख दे अभी क्लास लेना है, फ्री होना तो बताना। 1 मिनट से बस। हाँ ठीक है, कर लीजिए। वो हंस रही, क्लास ले रही थे। हाले शादी क्लास ले रही। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 41 क्या हुआ है तुम्हारा? पोस्ट ऑप्शन 3। मॉडर्निज्म, माइकल फुकोल्ट और जैन फ्रांसिस क्लोटार्ड। बिल्कुल ए और सी आंसर हो जाएगी इसकी, है ना। मेरे पास हाँ, ये नहीं है। क्या नाम है, टच पैटर्न तो मैं अभी समझा भी दी थी, तुम लोग को और भी पढ़ा हुआ, जैसे रोटी, वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर है ना। तो ये तो हाँ, किया हुआ जैकब है। स्ट्रेटा। हाँ वही तो। ड्रेडा, ड्रीडा हो गया, रोटी हो गया है, मैकल फुकोल्ट हो गया है, जी, फ्रांसिस क्लोटार्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सैलो इकोलॉजिस्ट, जो सैलो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज पर बिलीव करते हैं? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ठीक है, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल, सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ए और सी। बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ ए और सी बिल्कुल। ये लोग ऊपर ऊपर के बारे में बात करते हैं, जैसे इको सेंट्रलिज्म के बारे में बात नहीं करते, डीप में जाके नहीं बात करते, ऊपर ऊपर बात करते हैं। हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे, लोगों की हेल्थ के बारे में कंसर्न करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लेकिन डीप में जाकर बात नहीं करते हैं, डीप में डीप इकोलॉजी बात करते हैं ना। हु अमंग द फ्लोइंग डब्ड मार्क्सिज्म एज ए टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन? ये किसने बोला था? ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 3। कार्ल पॉपर और नहीं यार सी गलत, 43 का बोली ना, ए और सी होगा। कार्ल पॉपर और आना हरन जो है ना, मार्क्सिज्म को देखो, ये प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, हेगेल और मार्क्सिज्म को कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, आना हरन भी क्रिटिसाइज करती है कि ये जो मार्क्सिज्म है ना, ये टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन के जैसा है। ठीक है, तो कार्ल पॉपर और आना हरन ये लोग दोनों ही क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिज्म को, ये बोलकर कि जो मार्क्सिज्म है वो टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन है। ठीक है, देख लो ए आर सी होगा, कार्ल पॉपर एंड आना हरन ये लोग दोनों क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ग्रामसी तो नहीं करेंगे, ग्रामसी तो मार्क्सिज्म को मतलब अपग्रेड किए हैं। ठीक है, शाया बर्लिन तो इनको तो इनको भी तो एक रिवाइवल ही माना जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स आर नॉट रिटेन बाय कन्फ्यूशियस? ऑप्शन 3, सी एंड डी। सी एंड डी, नहीं यार सी। हाँ, 44 का हो जाएगा तुम्हारा बी है, बी और डी, बी और डी। बुक ऑफ एनिमल्स, बुक ऑफ समर एंड विंटर,
नॉट पूछ रहा ना, नॉट पूछ रहा, ठीक है। बी और डी कौन सा नहीं है? बुक ऑफ एनिमल नहीं है, बुक ऑफ समर एंड विंटर नहीं है, बी और डी नहीं है, ठीक है। बी और डी नहीं है तो बचा तुम्हारा ए और सी, बुक ऑफ चेन्स, बुक ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। जॉन रॉल्स बिलीव करते हैं, बहुत ही इजी है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन 4 ए हाँ, एंड सी। ए एंड सी बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल इन्होंने दिया, ये एक इग्लिटेरियन है। इन टाइटल प्रिंसिपल किसका है? जल्दी से बताओ, जो बता दो मुझे, इन टाइटल प्रिंसिपल किसका है? रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक का है ना, रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक को क्या बोला जाता है? लिबर्टेरियन बोलते हैं। लिबर्टेरियन। हाँ, लिबर्टेरियन बोलते हैं, लिबर्टेरियन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज रॉबर्ट नॉजिक के लिए है ना। जॉन रॉल्स किस चीज पे बिलीव करते हैं? इग्लिटेरियन और डिफरेंस प्रिंसिपल पर। इन टाइटल प्रिंसिपल लिबर्टेरियन से रॉबर्ट नॉजिक जुड़े हुए हैं। गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी वाज इम्पैक्ट बाय, किस चीज से इम्पैक्ट है? ऑप्शन 3 एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, बिल्कुल। डीप एथिकल स्पिरिचुअल कन्विक्शन, बिल्कुल। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्पेशली द ग्रास रूट, बिल्कुल। ये जॉन रस्किन की बुक अन टू दिस लास्ट से इन्फ्लुएंस है। जैनिज्म वगैरह से इनका कोई ये नहीं है, तो हटा दो भाई, जैनिज्म हटा दो, एबीसी आंसर हो गया। इसको इंडिविजुअल भी याद करना है कि गांधी जी जो थे, हाँ। है ना, मैं इसको इंडिविजुअल भी याद कराई हूँ। अन टू दिस लास्ट बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है किसके? जॉन रस्किन की बुक। नेहरू का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किस पर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन 2 बी सी डी। स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चर प्लुरलिज्म, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनिज्म, सांथिक यूनिवर्सल प्रोपोन्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल। मिल्टन नेशनलिज्म के तो वो अगेंस्ट थे, है ना, पता है ना। हाँ रविंद्रनाथ हाँ। टैगोर भी और नेहरू भी। मेन तो रविंद्रनाथ टैगोर ही अगेंस्ट है कि मिल्टन नेशनलिज्म ठीक नहीं होते, ठीक है। तो नेहरू भी तो उनसे इन्फ्लुएंस है तो होंगे ही, ठीक है। हाँ। चलो, टोटल रिवोल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण, 48। ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 48 कहाँ? बिल्कुल, ए बी सी। चलो, इट इज ए ट्रेस टू हिज नोट टोटल रिवोल्यूशन इन प्रिजन डायरी में जो है ना, उसमें वो लिखते हैं टोटल रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो टोटल रिवोल्यूशन को कहाँ ट्रेस किया गया था, किस बुक से? प्रिजन डायरी से। प्रिजन डायरी किसका है? जयप्रकाश नारायण का है, ओके। इट कैन बी ट्रेस टू क्रम्बलिंग इंडियन पॉलिटी अंडर द बर्डन ऑफ करप्शन, द राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या ट्रेस किया गया था? इसमें ट्रेस किया गया था कि उस वक्त का जो गवर्नमेंट है वो करप्शन कर रही है, और वो जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम आ रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन राइज हो रहा है। ये सब इन्होंने अपने प्रिजन डायरी बुक में लिखा था, और इसलिए उन्होंने बोला था कि टोटल रिवोल्यूशन करना है, हर चीज में चेंजिंग चाहिए। हिज क्वेस्ट फॉर ए मोरल सोसाइटी एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी वाज द गाइडेंस गाइडिंग फोर्स बिहाइंड हिज टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है ना। मतलब उनका टोटल रिवोल्यूशन करने का पर्पस क्या था कि किसी सोसाइटी में मोरलिटी लाना चाहते थे, है ना। मोरलिटी लाना चाहते थे। जो टोटल रिवोल्यूशंस के थ्रू हर एक चीज को वो चेंज करना चाहते थे। उनका जो कॉन्सेप्ट था टोटल रिवोल्यूशंस, क्या वो उसमें सेंट्रलाइजेशन था? नहीं, क्या था बता दो जल्दी से। वो डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एक छोटा सा मैनर सा यहाँ पे गलती है, सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगी। तो ए बी सी हाँ। इसका आंसर हो गया, ठीक है। द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर, 49 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 3 ए बी सी। ए बी सी, बिल्कुल।
बिहेवियरल अप्रोच वो किसका नेचर का है, एम्पिरिकल नेचर का है, कि वो फैक्ट के बारे में बात करता है, वो साइंटिफिक व्यू है। फोकस एंड फिलॉसफी ये किसका है, बता दो जल्दी से। नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ ट्रेडिशनल का। पोस्ट नहीं, आरसी, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। वैल्यू के बारे में कौन बात करता है भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच। फिलॉसफी के बारे में कौन बात करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना। ट्रेडिशनल हाँ, अप्रोच। अब बिहेवियरल अप्रोच जो है वो साइंटिफिक नेचर के बारे में बात करेगा, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, फैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। ठीक है, रॉबर्ट पैकेनहैम has outlined the important roles of assembly of Africa, Asian and Latin America countries. 50 का ऑप्शन 1। बिल्कुल, ABC लेजिटिमेट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी वेल्थ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं करते, तो आंसर ए होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लॉ इनकम द थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंट, मतलब बोल रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें इनकम कम हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए किसकी वजह से इनकम कम हो रहा है। ऑप्शन 2। नहीं यार सी, एक मिनट, क्या बोला, क्वेश्चन समझो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इनकम कम है, तो ये किसकी वजह से कम हो रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ, रुक जाओ। सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो अच्छा चीज़ है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, क्यों, इकोनॉमिक अगर प्रोस्पेरिटी होगा तो सभी को होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो है ही नहीं है ना। सोशल इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद बोला ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी, वहाँ पर ही इकोनॉमिक पॉवर्टी है, लोग गरीब है। ये देखो, ये दोनों वर्ड एक दूसरे, बी और सी, ये दोनों को बी और सी अपोजिट वर्ड है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती तो फिर वहाँ पे गरीबी नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक बोला कि वहाँ पे गरीबी है, लॉ इनकम है ना, लॉ इनकम है, तो यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अच्छा नहीं है, तो बी को तो हमको हटाना ही पड़ेगा। जेंडर इनइक्वालिटी है, तो ए सी डी इन सब की वजह से वहाँ पे इनकम जो है वो लॉ है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल में पढ़ाई हूँ वुडरो विल्सन का, इसका आंसर बताओ 52 का क्या होगा। ऑप्शन 3। हाँ, बिल्कुल, बोल रहा है कि इसमें से कौन-कौन है? इकोनॉमिक बैरियर टू, अच्छा ये बताओ, इम्पोज़ करने के लिए बोलता है कि इसको हटाने के लिए बोलता है? इकोनॉमिक बेरि हटाने के लिए बोलता बोलता है। क्या बोलता है तुम्हारा 14 प्रिंसिपल में, कि जो इकोनॉमिक बैरियर है ट्रेड के लिए, उसको रिड्यूस कर दो, है ना? हाँ। पॉलिसी स्टेट इज़ नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू सी, पॉलिसी स्टेट को फ्री देना चाहिए, फ्री करना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। उम, तुम्हारा आंसर है सी और डी ना? हाँ, ठीक है। पॉलिसी स्टेट इज नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू सी, पॉलिसी स्टेट को तो फ्री कर देना चाहिए, स्टेट को फ्री कर देना चाहिए कि वो सी से ट्रेड करे। ठीक है, ओपन कॉविनांट ऑफ पीस एंड ओपन, ये बिल्कुल सही है कि कॉविनांट को ओपन कर देना चाहिए पीस के लिए। एक फ्री एंड ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शल सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ ऑल कॉलोनियल क्लेम, जितनी भी कंट्री ने कॉलोनाइज करके रखा है उन सब कंट्रीज को फ्री कर दो, ये सब बात बोला गया था 14 प्रिंसिपल में, तो सी और डी सही होगा। ये सब नॉट नॉट लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक बैरियर को इम्पोज कर दो, पॉलिसी स्टेट को फ्री ना दो, नहीं, वो बोला था स्टेट को फ्री कर दो सी पे, सी के रास्ता से ट्रेड करने के लिए। अस्सी में जो भी बैरियर लगा हुआ है उसको हटा दो, जो भी इकोनॉमिक बैरियर है ट्रेड के लिए उसको हटा दो, ये सब बोला गया था। ए बाबू, खटखट मत करना, प्रॉब्लम हो। 53, 53, ऑप्शन 2। हाँ ऑप्शन 2। एक मिनट रुक जाओ, 53 बोली ना। हम्म, हाँ, ग्लास नोट पॉलिसी ऑफ मैकल गॉर्चीफ, ये पढ़ लेना अच्छे से। प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम टू सिटीजन, यहाँ पे क्या बोला गया था, सिटीजन के लिए हाँ, प्रमोशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम टू, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बोला गया, एक मिनट मैं देख रही हूँ, 5। एक मिनट एक मिनट एक सेकंड, हाँ अभी
ठीक है, बी तो सही है, मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ कि यहाँ पे बोला गया था कि सिटीजन को ये फ्रीडम दिया जाएगा कि वो आकर उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब कि लोगों को ये पावर दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट कोई किसी तरह की पॉलिसी ला रही है, गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी है, तो उसके अगेंस्ट वो आके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या इससे कम्युनिस्ट पार्टी का रोल खत्म हो गया था? मैं ये सब नहीं पढ़ाई हूँ ग्लास नोट में। ग्लास नोट में क्या है, फ्रीडम दिया गया था। मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल था, मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो हटा दिया गया था कि लोग आके मीडिया में कुछ भी बोल सकते हैं। मीडिया भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं। जैसे आज का मीडिया तुम देखोगी, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये बात तो हम मानेंगे, लेकिन मीडिया पे कंट्रोल तुमको गवर्नमेंट का ही मिलेगा। मोस्टली चैनल में गवर्नमेंट के सपोर्ट में दिखाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत भी किया तो वो मैनिपुलेट करके दिखाएगी कि गवर्नमेंट का नाम ना आए, है ना? तो उस टाइम भी मतलब जब ये तो यहाँ का नहीं है, रशिया का, यूएसएसआर का बात है ना, तो यूएसएसआर में उस टाइम पे जब माइकल गोर्बाचेव ने ग्लास नोट नहीं लाया था, तो वहां पे मीडिया पे किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट की कंट्रोल थी। ठीक है ना, मीडिया वही दिखाती थी जो गवर्नमेंट चाह रही थी, गेट कीपिंग करके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है तुम्हारा, ये सॉरी, जब ग्लास नोट आया तो वहां बोला गया कि नहीं, मीडिया पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उसको कंट्रोल को खत्म कर दो। लूजिंग ऑफ कंट्रोल एंड मीडिया एंड पब्लिशिंग। और न्यूज़पेपर में भी आप लिखो, जैसे अभी क्या है, हम लोग कुछ भी डायरेक्टली, खास करके हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते। हम एक बार एक पोस्ट किए थे, ममता बनर्जी, मतलब अगेंस्ट नहीं था, लेकिन मेरे को इतना डर लग रहा था कि नहीं बाबा, इससे हो सके मैं उन लोग को नेगेटिव भी ले ले। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को डर है ना। लेकिन वहां पे क्या गया है, ग्लास नोट में तुम्हारा फ्रीडम दे दिया गया कि ठीक है, आपको जो भी पब्लिश करना है कर सकते हैं पूरा फ्रीली। मीडिया जो भी दिखा सकती है, मतलब मीडिया पे कंट्रोल, पब्लिशिंग पे कंट्रोल गवर्नमेंट का था, उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा ना कि जो भी पब्लिशिंग करना है, जैसे अगर हम पब्लिशिंग करना चाहेंगे, तो अगर हम चाहेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखना, तो मैं डायरेक्टली नहीं, हालांकि डेमोक्रेसी कंट्री में रहते, फिर भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट का था, तो उसको लूज कर दिया गया था कि कोई बात नहीं, आपको जो जो ट्रू है वो दिखाइए। क्रिएशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब में पढ़ाई नहीं थी। फ्रीडम दे दिया गया था लोगों को, है ना, फ्रीडम दे दिया गया था, फ्रीडम को प्रमोट किया गया था। तो ए और सी होगा, ए और सी। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग, चलो ये बता दो ट्रू क्या है यूएन पीस कीपिंग के बारे में। आज बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हुआ इतना देर में, नहीं। यूएन पीस कीपिंग के बारे में क्या, इट प्रोविजन नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन द यूएन चार्टर। एक मिनट, क्या है? हाँ, क्या हुआ आरसी, आवाज आ रही लग मेरी? रहा था कि अपना नेट नहीं चल रहा था उस टाइम, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया अचानक से। ओ, होता है कभी। बोल रही हूँ कि 54 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताओ तो। हाँ हाँ। ऑप्शन 1। नहीं, चलो आओ, तुम आओ, मैं बताती हूँ। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, आ जाओ। तुमको यूएन यूएन का चार्टर में पढ़ाई हूँ, ऑलमोस्ट पढ़ाई हूँ आरसी। यूएन, हाँ। है ना, यूएन चार्टर में कहीं भी तुमको यूएन पीस कीपिंग का एक्सप्लिसिटली प्रोविजन नहीं मिलेगा। एक्सप्लिसिटी का मतलब सीधा सीधा डिफिनेशन तुमको नहीं मिलेगा। एक्सप्लिसी एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि सीधा सीधा किसी के बारे में एक्सप्लेन करना। सीधा सीधा तुमको वहां पे डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात तो सही है। ठीक है, इट इज ए प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन द इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में यूएन पीस कीपिंग के बारे में बिल्कुल सीधा सीधा कहीं पे तुमको उसका प्रोविजन नहीं मिलेगा कि हाँ, इतना आर्टिकल में यूएन चार्टर के इतना आर्टिकल में यूएन पीस कीपिंग के बारे में लिखा हुआ है। कोई आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है या कोई भी चार्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि इतने चार्टर में यूएन पीस कीपिंग के बारे में बोला गया है? नहीं, बिल्कुल सही बात है।
है ना। मैं पढ़ाई हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं पढ़ाई हूँ ये बात। अगर रहता तो मैं ज़रूर पढ़ाती, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर इसका कोई चार्टर होता या आर्टिकल होता तो मैं ज़रूर बोलती कि इस आर्टिकल में यूएन पीस कीपिंग के बारे में बोला गया है। लेकिन कोई भी चार्टर में यूएन पीस कीपिंग के बारे में एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया या प्रोविजन नहीं दिया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इट इज द सोल प्री एक मिनट प्रीगेटिव ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द यूएन जनरल। देखो, पहले मैं तुमको सही से हाँ ये वाला बता देती हूँ। बोला क्या, ये यूएन सिक्योरिटी का एक प्रीगेटिव सोलो क्या बोलाता है, सोलो रोल है, ठीक है। ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है पता है, रुक जाओ मैं बता रही हूँ कि अब जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ाई भी थी, जैसे कि इसके ये यूएन पीस कीपिंग का जो आता है कि जैसे कि अब किसी कंट्री में बहुत ज्यादा ये ये कोई इसका यूएन सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूएन का कोई खास से पावर नहीं है, ठीक ना। सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूएन का प्री प्री सॉरी प्री प्रीरोगेटिव का मतलब होता है किसी को खास पावर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है ना, ये यूएन सिक्योरिटी जनरल का खास पावर है, ठीक है ना। खास पावर है, ठीक है ना। खास पावर यानी मेन पावर बोल सकते हैं, या मेन अगर हिंदी में बोले तो मेन अधिकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई खास पावर नहीं है। बताओ, पहले मैं तुमको यूएन यूएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूएन के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का मैं फंक्शन पढ़ाई हूँ। जैसे अभी बैन की मून है ना, बैन की मून है ना, नहीं सॉरी सॉरी, देखो मैं भूल गई, एंटोनियो गुटरेस है। तो क्या एंटोनियो गुटरेस का ये मेन पावर है कि यूएन पीस कीपिंग, नहीं मेन पावर ये नहीं है, ठीक है ना। ये मेन पावर ये नहीं है, ठीक है ना। बस सोलो का मतलब अकेला, है ना। अकेला एक ऐसे क्वेश्चन समझना, इट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द यूएन जनरल। इसका मतलब क्या बोला, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका एक अकेला और खास पावर है यूएन पीस कीपिंग करवाना। यूएन पीस कीपिंग करवाता है, ये बात ठीक है, बट एक अकेला खास पावर नहीं है, ये गलत है। मतलब समझना, सोलो का मतलब अकेला, प्री प्रीरोगेटिव्स का मतलब होता है खास। तो ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल के अकेला खास पावर है यूएन पीस कीपिंग कराना, ये गलत है, ठीक है। सोलो मतलब अकेला, ठीक ना, सिर्फ एक। प्रोग्रेटिव का मतलब खास। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये खास पावर है यूएन पीस कीपिंग करवाना, गलत। एंटोनियो गुटेरेस का क्या यही काम है। हाँ, यूएन पीस कीपिंग करवाने के लिए वो बोलता है, पीस कीपिंग करवाने के लिए बोलता है, लेकिन अकेला ये नहीं है, मेन पावर ये नहीं कि हाँ तुम यही करवाना, ठीक है। और भी मैं बहुत सारा फंक्शन पढ़ाई हूँ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के लिए, ठीक है। इट हैज अंडरगोन क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव चेंज पोस्ट कॉलोनियल वार पीरियड। बिल्कुल सही। वार खत्म हो जाता है तब ये जाती है, जो भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज करना रहता है वो करता है। जैसे मैं बताई भी, अभी नहीं बताई फिलिस्तीन के बारे में, लेकिन फिलिस्तीन के बारे में मैं बोली थी कि जब फिलिस्तीन का जब वीडियो आ रहा था तो खूब बहुत अच्छा-अच्छा कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह का पिक्चर आ रहा था। तो वो सब यूएन का था। यूएन ने बनाया था। क्यों? जब वहाँ पे वार होता था तो यूएन जाके अपना वहाँ पे जाके अपना एक्ट करता था, मतलब उस स्टेट को फिर से ये करता था, ठीक है? तो ये बात तो सही है भाई कि पोस्ट जब वार हो जाता है तो वहाँ पे जाके चेंजिंग लाता है, चाहे वो क्वालिटेटिव चेंजिंग हो चाहे वो क्वांटिटेटिव चेंजिंग हो, ठीक है? इंडियन अमेरिका क्या करता है? इसको स्पॉन्सर करता है। इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर। नहीं, अमेरिका आ सकता है नंबर 1 में, मतलब ऊपर में, लेकिन इंडिया इतना ऊपर नहीं आता है यूएन पीस कीपिंग स्पॉन्सर कराने में, ठीक है। तो डी तो गलत है भाई, तो ए और सी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम ऐसे इजीली भी सॉल्व कर सकती हो। सबसे पहले तुम डी हटाओगी तो ये और ये हट गया, ठीक है। बचा तुम्हारा ए तो सही है तुम्हारा, ठीक है ना। बचा तुम्हारा वन अर्जी, तो बी भी तुम्हारा तुम नेगेटिव दे रहा, सोल प्रोग्रेटिव पावर बोल रहा। सोल माने अकेला, प्रोग्रेटिव का मतलब खास। यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये एक अकेला पावर है कि वो यूएन पीस कीपिंग कराता है। नहीं भाई, करवाता है लेकिन अकेला, यही खाली इसका काम नहीं है, ठीक है। हो गया। अब ये देखो 55 नंबर क्वेश्चन, which of the following agreement concluded by the India the neighboring in the past 7 years?
7 ईयर के अंदर पूछ रहा, ठीक है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 नहीं यार, सी ए होगा, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों। इंडो नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ने मतलब क्या बताता है ये तुम्हारा, अभी 7 ईयर के बारे में पूछ रहा है कि 7 सालों के अंदर इंडिया ने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इंडिया ने इंडो नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट किया था साइन, और अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी स्टार्ट किया गया था, चित्तौड़गांव पोर्ट इन बांग्लादेश। ये 2021 का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा मतलब चेंज होगा, क्योंकि उस टाइम जब 2021 में हुआ था, तो उस टाइम अगर तुम्हें 7 ईयर का पास्ट 7 ईयर में इंडिया ने किसी किसके साथ नेवर एग्रीमेंट किया था, है ना। तो उस टाइम का आंसर हो जाएगा इंडो नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। अभी हो सके चेंज भी हो, चित्तौड़गांव पोर्ट इन बांग्लादेश, इसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाए, लेकिन अभी ये तो नहीं हुआ। चित्तौड़गांव पोर्ट इन बांग्लादेश ये अभी का नहीं है, तो सिर्फ ए और बी आंसर होगा, ठीक है। ए और बी होगा, आंसर आएगा तो एग्जाम में ए और बी मानना, क्योंकि अभी ऐसा कोई चित्तौड़गांव पार्ट बांग्लादेश इंडिया के साथ नहीं हुआ है। मालदीव के साथ भी ऐसा कोई बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं था मालदीव, ये सब तो बिल्कुल गलत है। ए और बी होगा, ठीक है। ये तो तुम आराम से कर लोगी 56। ऑप्शन 1। हम्म, हाँ, तो इसको मैं पार कर रही हूँ ना। एक मिनट, ऑप्शन इंडिया और पाकिस्तान का पूछ रहा ना। साचिन डिस्प्यूट, सर्कलिक डिस्प्यूट, इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया है। काला पानी डिस्प्यूट किसके साथ है? नेपाल। और धागराम? श्रीलंका। नहीं आरसी, कैसे तुम बोल सकती हो श्रीलंका? धागराम डिस्प्यूट मैं कराई थी, याद। धागराम। हाँ हाँ करवाए हैं, लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन याद नहीं आ रहा किसका। काला पानी इंडिया और नेपाल है, और धागराम डिस्प्यूट याद नहीं है। धागराम डिस्प्यूट तुम देखना एक बार जाके, ठीक है, तब तुमको ठीक याद हो जाएगा। अब मुझे भी फिर मैसेज करना, ठीक है, हाँ। क्योंकि ये मैं याद कराऊंगी ना श्रीलंका तुम्हें। या बांग्लादेश होगा, नहीं, आई थिंक। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका नहीं। बांग्लादेश ही होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। एक बार देख लेना, देख कर मुझे करना, बांग्लादेश है, हाँ श्रीलंका नहीं है। देखोगी तो देखो हाँ ज्यादा हाँ याद होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ हाँ, देख लेना। देखो। बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना, इंडिया का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाके देखना, मैं पूरा नहीं बता रही, तुम जाके देख लेना। बिम्बिस्टिक बताओ। हाँ। ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। हाँ बिल्कुल, एमबीबीएस 3 ना, एमबीबीएस 3 आएगा, तो इसके अंदर आ गया तुम्हारा बी और सी बोली ना, T7 का, हाँ बिल्कुल सही, सब किया हुआ है ना, एमबीबीएस 3। फॉर विच पर्पस वाज द कैबिन मिशन सेट टू इंडिया? कैबिन मिशन को इंडिया क्यों भेजा गया था, किस पर्पस से भेजा गया था, इसका आंसर बताओ। कैबिन मिशन को इंडिया क्यों भेजा गया था? हाँ, देखते हैं। ठीक है, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन 1। नहीं, तुम सी को कैसे रख सकती हो, क्या बोला गया, नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, ये तो सी हट ही जाएगा। चलो मैं एक बार यहाँ पे तुमको ओवर भी दे देती हूँ। कैबिन मिशन प्लान जो है ये 1946 में आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि कैबिन मिशन प्लान में कौन कौन मेंबर थे। एक तो लॉर्ड, लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं बहुत अच्छी से ये बताती। एक तो गया लॉर्ड पैथिक्स लॉरेंस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, लॉरेंस, ठीक है, एल, अलेक्जेंडर। हाँ, लॉरेंस, ऑल ऑरेंसी लॉरेंस, ठीक है।
दूसरा जो पर्सन का नाम है उनका नाम है, हाँ जैसे तुम बोली अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर ना, ठीक है चलो, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और तीसरे जो पर्सन है उनका नाम है तुम्हारा, सर स्टेफर्ड हाँ क्रिप्स। सर स्टेप, मैं एस सिर्फ लिख रही हूँ, स्टेप का क्रिप्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना इसलिए, क्रिप्स। ठीक है, ये 3 पर्सन जो थे, ये थे कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर। ठीक है, मिशन को भेजा गया था, मैं बता रही हूँ, बोला गया था कि आप लोग जाइए और इंडिया में एक नेशनल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कीजिए। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कीजिए और पावर को ट्रांसफर कर दीजिए इंडियन को। ठीक है, इंडियन को ट्रांसफर कर दीजिए पावर। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल असेंबली के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इलेक्ट किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्शंस के थ्रू। वो इलेक्शन क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंशियल असेंबली के लिए। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी किसके थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भेजा गया था। इसलिए नहीं भेजा गया था कि जाइए आप इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है उसको सप्रेस कर दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भेजा गया था, तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव वाला है सी नंबर तो उसको हटा देना। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है हाँ। ना, अब गलत नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। 3 कैसे हो गया आरसी, तुम 3 बोल रही हो ना इसका आंसर, और इसका आंसर बी होनी चाहिए। मैं देखती हूँ कहाँ तुम गलती की। एक मिनट, सीट टू फिल बाय द डायरेक्ट इलेक्शन वार्ड, वार्ड के बेसिस पे डायरेक्ट इलेक्शंस होगी, ये तो ए सही है। वार्ड होता है ना, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तुमको वार्ड मिलेगा, है ना। मेरे रिजर्व, सामने 73rd आ गया था, इसलिए ओह अच्छा वार्ड को ठीक हटा दिया। है। रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये तो दी जाएगी, रिजर्वेशन तो दी जाएगी। रिजर्व बैकवर्ड क्लास का जो है ये तुम्हारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, ना कि 74, कि बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन सीट दी जाएगी, सी को हटाना था सिर्फ। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी विमेन को, ये दोनों में है। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास वाला जो रिजर्वेशन है ना, ये 73rd में आएगी, 74th में नहीं आएगी। यही तो डिफरेंस है कि 74 में बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं दी गई है, 73rd में दी गई है, तो इस वजह बस ऐसा हो गया आंसर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक मिनट, क्या बोला, द इकोनॉमिक implications ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशंस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो एलपीजी आया तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ, है ना। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हुआ, सब्सटेंशियल रिडक्शंस टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देख लो भाई, आराम से देखो, कोई दम जल्दी नहीं है। ऑप्शन 1। हाँ, बोला कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो काफी कम हुआ। सब्सटेंशियल का मतलब होता है, अम, इसका तो 2-3 मीनिंग होता, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग करा था उसमें कम हुआ, काफी कम हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जितने भी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इंडक्टिव प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर प्लानिंग था उनको रिटेंशन किया गया। हाँ बिल्कुल सारा ही सही होगा, ये तो तुम आराम से कर लोगी, एफ डब्ल्यू टेलर का बुक, ये तो इजीली। ऑप्शन 3 हाँ, ए बी डी सी किसका है, जल्दी से बता दो। फॉलेट का, मेरी पार्कर मेरी फॉलेट। परकट फॉलेज है ना, हाथरन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय, चलो भाई।
ऑप्शन 3 ए सी डी। एक मिनट रुक जाओ तो। क्या बोली आरसी आंसर? ऑप्शन 3 ए सी डी। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले तुम्हारा आएगा, अच्छा नहीं सॉरी, हमको लगा डेट पूछ रहा, नहीं नहीं। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स किसका है मुझे बता दो। टेलर। टेलर का है। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटीमेंट और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किसका है? अल्टन मायो का है ना। मुझे लगा ना डेट पूछ रहे, इस वजह से मैं डेट बताने लगी। अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी, बताया हुआ, जल्दी से बता दो। ऑप्शन 3 ए बी सी। हाँ। 64 which of the following इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले पॉलिसी मेकिंग? इनमें से कौन कौन सा बॉडी है ना, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशनल या बॉडीज है जो कि पॉलिसी प्लानिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? ऑप्शन 2 बी एंड सी। नहीं, ऑप्शन ए। या ये रटने वाली है, ठीक है। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, कम एडिट क्यों करे, कैग क्यों करेगी यार, ये तो इजी हट था। कैग नहीं करती पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में वो तो ऑडिट करती है ना। कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। कंप्यूटर एडिटर जनरल का काम क्या? ऑडिट करना, ठीक ना। बाकी इंस्टीट्यूशन है, देखो ये अब साफ लिख देता, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, है ना। कैग क्या है? ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो ये पॉलिसी मेकिंग में इंपोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, तो ऑडिट करती है ना। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। Mingrela 2009 aim at the improving the purchasing power of the ruler. The focus the scheme enumerated in which of the following area? सही लग रहा नहीं देखो, ऑल वेदर एक्सेस दे रहा कि रूरल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड, और वेदर के बारे में वो कहाँ है? मिंगरेला में पढ़ाई हूँ तुम लोगों को, तुमको भी पढ़ाई हूँ। तो मैं वेदर के बारे में कहाँ पढ़ाई हूँ कि वेदर के बारे में उसको वेदर को ठीक करना। वो तो तुम्हारा लोगों के भलाई के लिए आता है, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है गांव में, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को ठीक कर देना, लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल करना, ये सब मिंगरेला के अंदर आया था। सारा ही वाटर से कनेक्टेड है, लेकिन वेदर को वो कैसे कर पाएगा? ऑल वेदर एक्सिस को प्रोवाइड करना रूरल के, तो ये नहीं हो पाएगा, डी नहीं हो पाएगा, ठीक है। वाटर से 2009 में बोल रहा है कि क्या वो इम्प्रूव किया गया था, कौन सा स्कीम स्टार्ट किया गया था मिंगरेला के थ्रू, ठीक है। तो वाटर के लिए ही किया गया था, तो वाटर के लिए ही सारा होगा। वाटर 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 देख लो, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। वाटर को हार्वेस्टिंग किया गया था। लैंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्लड जो आता था गांव में, उसको कंट्रोल किया गया था। लेकिन वेदर, जितने भी वेदर होंगे उस पे एक्सेस प्रोवाइड करना, रूरल कनेक्टिविटी, रूरल से जोड़ देना, ये कैसे कर पाएगा? तो ये डी हटा दो। ऑल वेदर तुम समझ रही हो? ऑल वेदर मतलब विंटर हो गया तुम्हारा, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, सब पे ये एक्सेस प्रोवाइड करना, ये कैसे होगा? 66 नंबर क्वेश्चंस बताओ। ये तो आराम से हो जाएगा, सारा ही पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन 3। चलो जो पढ़ा हुआ उसको मैं पार कर देती हूँ, है ना। 67 ये भी हो जाएगा, ये भी सारा पढ़ा हुआ है। ऑप्शन 2। ये तो ये सारा हुआ है, ये भी हो जाएगा। 68 भी नहीं, ये थोड़ा मुझे लग रहा मुश्किल है। जिम ओम वेट, अच्छा देखो, एक से हो जाना चाहिए, एक में पढ़ाई हूँ। नहीं, इसको याद नहीं आ रहा। जिम ओम वेट का याद करना है, इंडिविजुअल याद करना है। दलित वर्जन
द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंडक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। ठीक है, ये तुमको याद करना है हर हाल में। बाकी वी के वर्मानी, बी काम 3, पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी, सी एन वैलूसैमी, ये हो गया तुम्हारा सी का 1। तो पेरियार द सोशल साइंटिस्ट, एम डी गोपाला कृष्ण हो गया तुम्हारा डी का 2, पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस। एक जिम ओम वेट जो है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आई हुई है साल, दलित वर्जन। ठीक है, ये याद कर लेना। अच्छा, ये तुम आराम से कर लोगे, 69 क्वेश्चन, 69 तुम इजीली कर लोगे। ऑप्शन 3, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ये किया हुआ है भाई, है ना, सारा ही किया हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया था, देखो ग्लास नोस्ट वाला क्वेश्चन में से बहुत इजी है। 71 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत इजीली करोगी, एक जरा तुम टाइम ले लोगी। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 72 इजीली करोगी, आई थिंक कर लेना चाहिए इजीली। ऑप्शन 3 3 नंबर। हाँ 70 एक मिनट रुक जाओ 72 नंबर का तुम बोली 3 नंबर ना, बिल्कुल ए का 4 दे रहा है ना। हाँ 76 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी को जो 72 किया गया था, जो 72 में जो गलती की गई थी, फिर 44 अमेंडमेंट में उसको सुधारा गया था 1978 में। ये इंडिविजुअल भी याद करना आरसी, ठीक है, ये इंडिविजुअल भी याद करनी है। उसके बाद सी का 2 हो गया तुम्हारा 15 अमेंडमेंट 1973, 38 1975, ओके हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सब इंडिविजुअल पढ़ाई हूँ मैं आयर में, मल्टी गारंटी एजेंसी तो नहीं पढ़ाई हूँ, बट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल नहीं, मल्टी एजेंसी गारंटी एजेंसी, ये सब इसका पार्ट है, क्या नाम है तुम्हारा, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देखो ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करती है, टू एक्ट ए लैंडर द लास्ट रिजॉर्ट, कीप डिबॉटर, मैं इसको पहले इरेज करती हूँ तब तुमको दिखेगा, कंट्रीज फ्रॉम क्लप्सिंग, मतलब कंट्री पूरा क्लॉप्स कर गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद जाके वो लोन लेती है किससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इंडिया जब 1991 में इंडिया का जब बहुत ही पैसा पूरा खत्म हो गया था, लास्ट मनमोहन सिंह क्या बोले थे कि अगर हम लोग लोन नहीं लेंगे तो हम लोग का बैंक में इतना भी पैसा नहीं रहेगा, तब जाके इंडिया जाके लोन हुआ था। तो जब कंट्री जब डेप्टर हो जाती है, मतलब जीरो हो गया, खत्म हो गया, लास्ट रिजॉर्ट बता हुआ है, तब जाके वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जाके उसको क्या करती है, फंड देती है, ठीक है ना। तो ए का तो 2 सही हो गया। उसके बाद अच्छा, ए का 2 सब में दिया हुआ है क्योंकि ये इजी है ना, इस वजह से। उसके बाद तुम्हारा बी का 1 हो जाएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है, टू प्रोवाइड लोन टू प्रमोट द ग्रोथ प्राइवेट इंटरप्राइज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को अपना प्राइवेट इंटरप्राइज को अगर ग्रोथ करना, देख लो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी वगैरह, ठीक है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज में कंपनी को ग्रोथ करना चाहता है, उसके लिए लोन चाहिए, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन देती है, याद रखना, प्राइवेट इंटरप्राइज को ग्रोथ करना है, ठीक है। मान लो कि इंडिया में अगर कोई कंपनी अपने आप को और ग्रो करना चाहती है, ठीक है, तो वो जाके लोन ले सकती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, ठीक है, ये लोन देगी। लेकिन जब कंट्री डेप्ट हो जाएगी, क्लॉप्स होगी, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगी लोन, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू द पुअरेस्ट कंट्री, बहुत ही गरीब कंट्री है, उसको लोन चाहिए, और लोन चाहिए फ्री लोन पे, मतलब फ्री इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। कंट्री बहुत ही गरीब है, पुअर कंट्री है, और उसको लोन चाहिए लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, तो ये लोन कौन देगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देख लो, कॉपरेशन
कॉरपोरेशन यानी देखो तुम देखी होगी कंपनी के लास्ट में कॉरपोरेशन लगता है, तो कॉरपोरेशन वाला ही प्राइवेट इंटरप्राइज। प्राइवेट इंटरप्राइज का मतलब प्राइवेट कंपनी को लोन देगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्लॉप्स कंट्री क्लॉप्स कर रही है, अब लास्ट रिजॉर्ट है, पैसा नहीं है, बैंक में खत्म हो गया, तब देती है। ठीक है, लेकिन जो तुम गरीब से गरीब कंट्री है ना, उसको चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, वो देगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मल्टी गारंटी एजेंसी क्या करती है, ये करती है इनकरेज द फ्लो ऑफ प्राइवेट इक्विटी ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कोई प्राइवेट कंपनी है, समझना ठीक है ना, और वो कंपनी को इनकरेज करने के लिए कि भाई और आप आगे बढ़े ना, और अपने कंपनी को और ग्रो करे, ठीक है, और फ्लो करे, इनकरेज करने के लिए ये लोन देती है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। एमजीए कब देती है, इनकरेज करने के लिए कि तुम और आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, समझना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये क्या करती है, कंपनी को कब लोन देती है कि आप प्रमोट करो, है ना, और ग्रो डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट कंट्री को ग्रोथ करने के लिए कौन लोन देगी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन इनकरेज करने के लिए कौन देता है, इनकरेज करने के लिए इक्विटी के लिए कौन देता है, तुम्हारा ये मीगा देता है, एमजीए मीगा, है ना। लेकिन जब गरीब कंट्री को लोन चाहिए लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देगी। लेकिन कंट्री में अब लास्ट रिजॉर्ट पता पैसा है ही नहीं, कंट्री क्लब्स कर रही है, चूंकि इंडिया में 1991 में हुआ था, वो देती है आईएमएफ। ठीक है, याद रखना, आईएमएफ लोन कब देगी, जब कंट्री क्लब्स करेगी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्रोथ करने के लिए कंट्री को देगी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एकदम पोरेस्ट कंट्रीज को देगी कि लो भाई तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। मीगा कब देती है, कंट्रीज को इनकरेज करने के लिए, तुम तो इतना आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ो, ठीक है ना, ऐसा नहीं वो नहीं, वो फ्लॉ कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन इनकरेज करने के लिए और देती है। ठीक है, समझ में आ गया। 73 नंबर ऑप्शन सी होगी। हाँ। हाँ, 74 का आंसर बताओ। ऑप्शन 3। हाँ बिल्कुल सही, तो मैं इसको पार कर रही हूँ, इतना इतना इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। 75 नंबर का आंसर बताओ, ये भी पढ़ाया हुआ है, ई गवर्नेंस से कौन जुड़ा हुआ है, पंचायत राज, रेस ऑफ। ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। 76 का आंसर बताओ, सबसे पहले क्या आया, पहले क्या आया फिर क्या आया। ऑप्शन 2। नहीं, देखो हम एक बात बताते हैं, सबसे पहले तुम्हारा जो आया है वो लिबरलिज्म आया है, मैं बताती हूँ कैसे। फ्यूडलिज्म के बाद क्या आया, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आया तो मतलब लिबरलिज्म आया, तो सबसे पहले लिबरलिज्म आया, समझना, ठीक है। लिबरलिज्म के बाद तुम्हारा आया है पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोली, अच्छा लिबरलिज्म को ही नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है, ये तो बात पता होगा तुम लोगों को। लिबरलिज्म जो नेगेटिव लिबरलिज्म आई है ना, जो लिबरलिज्म उसी को हम लोग नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, ये तो पता है, मैं पढ़ाई हूँ कि जो लिबरलिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल को फुल पावर दे दो, उसको हम लोग नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं। तो पहले आया लिबरलिज्म, इंडस्ट्रीज के बाद आया लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के बाद आया पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या बोलती है कि नहीं, इंडिविजुअल को अब ज़्यादा पावर ना दे, स्टेट को भी पावर दे, है ना, स्टेट भी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगी, है ना। अब पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर ही बहुत सारे थिंकर आए, जैसे जॉन रॉल्स, पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर है, और जॉन रॉल्स ही इगलिटेरियन के बारे में बात करते हैं, है ना। जॉन रॉल्स इगलिटेरियन के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया इगलिटेरियन। मैं सही बोल रही हूँ ना, पहले आया तुम्हारा निगेटिव लिबरलिज्म, तो एक मिनट रुक जाओ, तो पहले आया तुम्हारा लिबरलिज्म, फिर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर आया बहुत सारे थिंकर जिसमें जॉन रॉल्स, और जॉन रॉल्स से लाया इगलिटेरियन, उन्होंने नहीं लाया, मतलब वहीं से इगलिटेरियन आया, ये बात बोल रही हूँ, ठीक है ना, इगलिटेरियन। उसके बाद जब लिबरलिज्म आई, पॉजिटिव लिबरलिज्म आई, फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म का डिक्लाइन होने लगा, और जब पॉजिटिव लिबरलिज्म का डिक्लाइन होने लगा तो आया न्यू लिबरलिज्म, ठीक है ना। बोला गया कि अब लिबरलिज्म को फिर से रिवाइव करेंगे, है ना, तो बोला गया कि अब इसका नाम रहेगा न्यू लिबरलिज्म, और न्यू लिबरलिज्म वाले को ही क्या बोला गया, लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन बोला गया, लिबर्टेरियन सबसे लास्ट में आया, हो गया ना। अब ये वाला गलत नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। सबसे, देखो सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारा, अगर तुम पढ़ोगी तो पहले स्लेव सिस्टम था, स्लेव के बाद आया फ्यूडलिज्म,
फ्यूडलिज्म को खत्म करके आए इंडस्ट्रीज। अब जब इंडस्ट्रीज आई तो लिबरलिज्म आया, लिबरलिज्म आई यानी नेगेटिव लिबरलिज्म आई, फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म आई, पॉजिटिव लिबरलिज्म के बाद उसके अंदर ही इग्लिटेरियन आया, इग्लिटेरियन के बाद अब बोला कि पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है भाई ये गलत साबित हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए न्यू लिबरलिज्म आई। अब न्यू लिबरलिज्म आई तो उसका नाम दे दिया गया लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन 3। 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। 78 बताओ, ये भी तुम इजीली बता लोगी 78 का। ऑप्शन 1। हाँ आरसी, सब किया हुआ है ना, इस सब में तो कोई ऑप्शन 1 हाँ। समृद्धि आश्रम सब किया हुआ है ना। 79 का बताओ। सिटीजनशिप क्या बोलो क्या ना, अरेंज द ओ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। सबसे पहले कौन से कंट्री में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, माइंड में लाओ। ऑप्शन 2। अमेरिका सबसे का सबसे पुराना पुराना है, सबसे अमेरिका का पहले सबसे पहले, अमेरिका, हाँ सबसे अमेरिका का लास्ट है, में इंडिया। फिर स्विट्जरलैंड है, सबसे लास्ट में तुम्हारा इंडिया का आ जाएगा। 80 नंबर आंसर बताओ। अरेंज द फ्लोइंग द इंटरनेशनल इवेंट ऑर्डर ऑफ द देयर ऑकरेंस। सारा ही पढ़ा हुआ है आरसी। वर्ल्ड सिविक रिवोल्यूशन कब का है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब का है, नाजी गवर्नमेंट सुबित नॉन एग्रेशन पैक्ट, लेनिन का सोशलिज्म इन वन कंट्री। ऑप्शन 2। हाँ सही है, ये तो पढ़ाया हुआ है सारा है ना, तो गलती हाँ। तो होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। ऑप्शन 2 हाँ ठीक है। डेट याद है तुमको, हाँ। क्या बोलो। बॉल्शेविक का नहीं 1917। नहीं, ये नाजी गवर्नमेंट वो तो ठीक है, 1917 1919। 1939। हाँ नाजी 1939। जर्मनी हाँ सोवियत बिल्कुल, हाँ नॉन बिल्कुल, एग्रेशन पर। हाँ बिल्कुल सही बोली। चलो 81 भी कर लोगी मुझे जहां तक याद है। 81 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो। 81 पोखरान टू, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट पॉलिसी, लाहौर बस डिप्लोमेसी, इतना इजी, जल्दी बता दो। ऑप्शन 4। बिल्कुल, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, सारा ही किया हुआ है, सब सारे लोगों को ही करवाया गया। इंडियन स्टेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन 4। आराम से करोगी ना। 83 अरेंज द फ्लोइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन 1। हाँ वो ऑप्शन 1 सही है। रिवोल्यूशनरी फेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, ये भी तो तुम्हारे लिए इजी है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी है और तुम की भी हो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 84 85 का बता दो। ऑप्शन 2। आज आज तुम्हारा गर्ल्स कॉलेज में ये है ना, क्या नाम है। हाँ, आज 22 तारीख है ना। हाँ मैं नहीं गई, मैं क्योंकि मैं यहाँ रहूंगी आज नहीं ही तो क्या इंटरव्यू फायदा। है। हाँ मैं नहीं गई इसलिए कि मुझे पता है कि सुषमा गई है। सुषमा तो बोली कि हम अपना कॉलेज जा रहे हैं। तो हाँ एक मिनट, ये देखो 14 का एयर देखो है ना,
ये दो 14 फाइनेंस कमीशन का ईयर है तुम्हारा 14 2000 2015 है ना, 2015 से लेकर 5 साल तक होता है, 2015 से लेकर तो 16 अगर पूछेगा 15 वाला तो वो 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बताई तुम? 2 बताई ना? हाँ ठीक बताई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर विजिलेंस नीति आयोग। ठीक है, 86 नंबर का आंसर बता दो। एटी सिक्स का क्या होगा? हाँ देख रहे हैं। आराम से देखो। ऑप्शन 2। एक मिनट, ऑप्शन 2 देखती हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। ऑप्शन 4। क्यों ऑप्शन 4 आरसी? इसका आंसर बताओ। नॉन पेटेंट प्लान 47 तो ठीक है ये, लेकिन 13 मई नहीं था, जून था। 3 जून था, है ना? हाँ 3 जून था। हाँ 3 जून है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। हाँ हाँ। ये 3 जून याद कर लेना, 1947 था, इस वजह से ये गलत हुआ। 88 का बता दो जल्दी से। हॉब्स का थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन फिजिकल है क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ वे द सॉवरेनिटी आउट ऑफ द फियर एंड पनिशमेंट। लॉ ऑफ नेचर ऑफ द हॉर्स द नॉट मेयर पीस ऑफ एडवाइस अबाउट द बड prudent pursuit of self-interest, but were moral law which dedicate duties were obligatory because they were command- commanded by the God। ऑप्शन 1। हाँ ठीक है, ये ठीक है। और एक मिनट में एक बार समझा देती हूँ मैं क्या बोला। अच्छा तुम ये देख लो, क्या है कि वो तो तुम्हारा किया हुआ ही है। 89 देख लो, सोशल स्ट्रक्चर वाला देख लो। सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज एटीट्यूड हैज बीन इम्पेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बोले ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही, मतलब ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है। सोशल स्ट्रक्चर बना, वैल्यू बना, एटीट्यूड बना, तो ये एक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का। ऑप्शन 1। ग्लोबलाइजेशन ने नोटिस किया है कि कल्चरल आइडेंटिटी या सोशल हार्मोनी पे इम्पैक्ट पड़ा है बहुत सारे ग्रुपों के बीच में। हाँ, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन द 17 रिपोर्ट capacity building for conflict resolution detailed with the illegal immigrations into the northeast and drew attentions toward having multi-purpose national identity and card for citizen। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो 17 रिपोर्ट है ना, 7th रिपोर्ट है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बोला गया है। ठीक ना, उसमें ये देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेट जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ये सब नोटिस किया गया है। और भी बहुत सारा मल्टीपर्पस नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बोला गया है। सेवंथ रिपोर्ट में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में 15 रिपोर्ट है। 15 रिपोर्ट में जो 7th रिपोर्ट है ना, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बोला गया है। ठीक है, ये बात बोला। फिर ये लोकयानी इज ए प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल है, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जिसे इनिशिएटिव 2009 में किया गया था, 2019 में किया गया था। इसका आंसर बताओ मुझे, आराम से सोच लो उसके बाद बोलना। लोकवानी।
ठीक सही दूसरा गलत, क्योंकि लोकवाणी के बारे में ऐसा कुछ पढ़े नहीं है नहीं मैंने। लोकयानी है, एक मिनट, लोकयानी इज ए पब्लिक प्राइवेट पीपीटी मॉडल, ये बात सही है। और कहाँ पे आया ये भी सही है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में आया, ये भी सही है। लेकिन डेट इसको गलत है। इनिशिएट किया गया है 2009 में, ये गलत है। इसको 2009 में नहीं 2004 में इनिशिएट किया गया। तो याद कर लो लोकवाणी 2004 की है, इस वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, 2004। हाँ ये कंप्लीट हुआ। ओके, चलो ये वाला तो कंप्लीट हाँ। हो गया है ना।